मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का अध्याय 1 कंप्लीट हो गया था। अध्याय 2 में अब हम चलते हैं। अध्याय 1 में आपने क्या देखा था? अध्याय 1 में था प्रारंभिक, और उसके अंतर्गत 2 धाराएं थी। धारा 1 जिसमें कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ दिया हुआ था, और जो धारा 2 थी उसके अंतर्गत परिभाषाएं दी हुई थी, और आपने लगभग 14 परिभाषाएं आप लोगों ने पढ़ी थी। अब जो अध्याय 2 है हमारा, नोट कर लेंगे, अध्याय 2, ठीक है। और जो अध्याय 2 है इसके अंतर्गत है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो आया समझ में? अध्याय 2 है केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में, मतलब इसमें कितने सदस्य होंगे, इसका अध्यक्ष कौन होगा, इनके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा, यदि अध्यक्ष नहीं उपस्थित है तो उस स्थिति में कौन अध्यक्षता संभालेगा, है ना, और क्या इनकी सेवा शर्तें हैं, क्या वेतन है, ये सारी चीजें अध्याय 2 में कंप्लीट की गई है। और अध्याय 2 में धाराएं 3 से लेकर 11 तक की धाराएं हैं। कहां से? 1 से 2 तक की जो धारा है वो अध्याय 1 में है, और अध्याय 2 में धारा 3 से लेकर के धारा 11 तक की सारी धाराएं दी हुई है। और इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में। चलिए, तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? धारा 3, धारा 3, धारा 4 मैं लिख देती हूं पहले, धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9, 10 और 11, ठीक है। तो 3 से 11 तक की धाराएं अध्याय 2 में इंक्लूड है, और सबसे पहले हम बात करते हैं धारा नंबर 3 की। धारा 3 क्या कहता है? जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की जो धारा 3 है वह बताती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में। क्या बताती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में। तो नोट कर लीजिए, धारा 3 में है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। तो धारा 3 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करता है, किनको मिला करके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है, ये चीजें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है, धारा 3 के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका गठन कौन करेगा, सबसे पहले ये बताया गया है। क्योंकि यहाँ पे गठन की चर्चा की गई है, तो गठन में सबसे पहले ये बताया गया है कि गठन कौन करेगा, ठीक है। तो केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करेगी। तो पहला जो पॉइंट है इसमें यही दिया हुआ है कि केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करेगी। आ गया समझ में? जो अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला जो सेकंड नंबर है इसका, सेकंड पॉइंट है धारा 3 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए धारा 3 में क्या बताया गया है। धारा 3 में जो मानवाधिकार आयोग का गठन है उसके फर्स्ट पॉइंट तो आपने देखा कौन करेगा। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसमें कौन कौन उपस्थित होगा। उपस्थित होने का मतलब है इसके कितना अध्यक्ष कौन होगा, कितने सदस्य होंगे, सदस्यों में किन किन लोगों की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी, ये बताया गया है धारा 3 के उपखंड 2 में। आ गया समझ में? तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आयोग के सदस्य या फिर आयोग निम्न से मिलकर बनेगा, निम्न से मिलकर बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा किससे किससे मिलकर बनेगा आयोग। है ना? देखिए सबसे पहले टॉप पे कौन होगा? अध्यक्ष होगा।
तो सबसे पहले टॉपिक कौन होगा? अध्यक्ष होगा। अब ये बताइए कि मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है या किसे बनाया जाएगा? तो मैं बता देती हूँ, मानवाधिकार या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा पूर्व मुख्य न्यायाधीश, लेकिन उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नहीं, उच्च न्यायालय की नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जैसे कि अभी एच.एल. दत्तू है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, है ना। तो एच.एल. दत्तू क्या है? ये पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। तो अध्यक्ष कौन होगा? याद रखिएगा, जो इसका अध्यक्ष होगा वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रह चुका हो, वही इसकी अध्यक्षता संभालेगा। उसके बाद आती है बारी सदस्यों की। तो अध्यक्ष आपको समझ में आ गया ना। अब उसके बाद बारी आती है सदस्यों की। सदस्य कौन होंगे इस आयोग के? तो पहला जो सदस्य होगा वो या तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हो या फिर न्यायाधीश रह चुका हो। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश था, यहाँ पर जो सदस्य होगा वो न्यायाधीश हो। अन्य न्यायाधीश जो होते हैं ना, न्यायाधीश हो अभी वर्तमान में या फिर पहले रह चुका हो न्यायाधीश। तो आगे समझ में। तो एक जो सदस्य होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, या फिर जरूरी नहीं है कि अभी वर्तमान में हो, पूर्व न्यायाधीश भी हो सकता है, पूर्व न्यायाधीश। ठीक है, ये हो गया पहला सदस्य। दूसरा सदस्य कौन होगा? जो दूसरा सदस्य होगा वो किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर पूर्व मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर सदस्य होगा। पहला सदस्य सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या फिर पूर्व न्यायाधीश, और जो दूसरा सदस्य होगा वो हाई कोर्ट का, मतलब उच्च न्यायालय का, किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश यहाँ पर मत करिएगा, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश या फिर पूर्व मुख्य न्यायाधीश। मतलब पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश पहले रह चुका हो। ठीक है, तो दो सदस्य आपने देखे, एक अध्यक्ष देखा। एक बार फिर से बता देती हूँ, अध्यक्ष कौन होगा? पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, वो इसके अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। सदस्य दो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। पहला जो सदस्य है वो सुप्रीम कोर्ट का या तो वर्तमान न्यायाधीश हो या तो पहले रह चुका हो, पूर्व न्यायाधीश हो। जो दूसरा सदस्य होगा वो होगा किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में है और अगर पहले कभी रह चुका है मुख्य न्यायाधीश। तो इस तरह से दो सदस्य हो गए। दो अन्य सदस्य होते हैं, दो अन्य सदस्य होते हैं, और ये जो दो अन्य सदस्य होते हैं ये ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें मानवाधिकार के बारे में अच्छी नॉलेज होती है, जिन्हें मानवाधिकार के बारे में अच्छी नॉलेज होती है, तो उनको यहाँ पर दो अन्य सदस्यों के रूप में बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपने कितने सदस्य देखे? 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4, और अध्यक्ष सहित आपने देख लिया 5। तो ये है पूरी मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। अब इसके बाद देखिए, ये तो हो गया सेकेंड, हमने देखा था। थर्ड, आपने परिभाषा में देखा था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड है पॉइंट इसका, धारा 3 का जो पॉइंट थर्ड है, इसमें जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, आगे आप नोट कर सकते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, समझ रहे हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी कार्य के अनुरूप इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य मान लिए जाते हैं। और ये किसी विशेष धारा 40 के ख के अधीन
धारा 12 के अधीन, है ना। तो धारा 12 के अधीन विनिर्दिष्ट कुछ कार्य दिए गए हैं। धारा 12 के अधीन कुछ कार्य दिए गए हैं, कुछ कार्य सौंपे गए हैं। उस कार्यों के निर्वहन के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को, महिला आयोग के अध्यक्ष को, एसटी और एससी जो आयोग होते हैं उनके अध्यक्षों को सदस्य मान लिया जाता है। धारा 12 के खंड ख से आ, ठीक है, ख से आ के अधीन। आ गया समझ में। तो मतलब काम पड़ने पर, कार्य आने पर, कार्यों के अनुसार इनके अध्यक्षों को भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। आ गया समझ में। उसके बाद जो अगला पॉइंट है धारा 3 के अंतर्गत ही, धारा 3 के अंतर्गत ये 3 हो गए। जो चौथा पॉइंट है वो ये बताता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक महासचिव भी होगा। सदस्यों और अध्यक्षों के अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक महासचिव भी होगा, और ये जो महासचिव होगा ये आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। ये क्या होगा? मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। आ रहा है समझ में। तो ये 4th पॉइंट था। अगला जो अंतिम है धारा 3 के अंतर्गत पॉइंट, इसमें यह बताया गया है कि जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय अगर पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, और ये धारा 3 के उपखंड 5 में बताया गया है। तो ये हो गई अपनी धारा 3 कंप्लीट। आई होप समझ में आया होगा। फिर से बता देती हूँ, धारा 3 के अंदर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन बताया गया है, और गठन के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है इसमें बताया गया है कि केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करेगी। जो दूसरा पॉइंट है उसमें बताया गया है कि आयोग में अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होगा, कितने सदस्य होंगे। जो 3 है इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, SC ST आयोग और जो महिला आयोग है उनके जो सदस्य हैं वो भी कार्य के अनुरूप इसके सदस्य अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, SC ST आयोग के जो अध्यक्ष है वो भी कार्यों के अनुरूप इसके सदस्य मान लिए जाएंगे। ठीक है। चौथा क्या बताया गया है कि इस आयोग में एक क्या होगा, महासचिव होगा, और अगला बताया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम धारा 4 की ओर। आते हैं धारा 4 में। देखिए धारा 4 में क्या बताया गया है। धारा 4 में बताया गया है अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति, इसका मतलब क्या है? देखिए धारा 4 में यह बताया गया है कि मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए भी एक समिति गठित की जाती है। उनकी नियुक्ति ऐसे ही नहीं होती, उनकी नियुक्ति के लिए भी एक समिति गठित की जाती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस समिति में कौन कौन लोग रहते हैं, कौन कौन से सदस्य, यहाँ पर कौन अध्यक्ष होता है इस समिति का, कौन सदस्य होता है इस समिति का, और उनके द्वारा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो 4 में याद रखिएगा कि 4 में मानवाधिकार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति गठित की गई है। देखते हैं कौन क्या है इसमें, मतलब किन किन लोगों के द्वारा आखिर इनकी नियुक्ति की जाती है। है ना। सबसे पहले इस समिति के सदस्य को अध्यक्ष को देखते हैं। अध्यक्ष कौन होगा? तो देखिए वह समिति जो कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करती है, उस समिति के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री उस समिति के अध्यक्ष होते हैं। आगे समझ में। अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या 5 होती है और अध्यक्ष सहित यहाँ पर सदस्यों की संख्या 6 होती है इस समिति में। अब अन्य 5 सदस्य कौन कौन से हैं? अन्य 5 सदस्य कौन कौन से हैं? अन्य 5 सदस्यों में जो पहला सदस्य है
यहाँ पे मैं सदस्य लिख रही हूँ सारे, ओके। जो पहला सदस्य है वो है लोकसभा अध्यक्ष। तो एक सदस्य कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा सदस्य होता है राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति। तो अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। पहला सदस्य लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा सदस्य राज्यसभा का उपसभापति। तीसरा कौन होता है? चूंकि यहाँ पर लोकसभा है तो आप यहाँ पर याद करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। जो तीसरा सदस्य है वो होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता। लोकसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है। चौथा कौन है? चूंकि यहाँ पर राज्यसभा लिखा है इसलिए मैं यहाँ पर राज्यसभा के बारे में लिख देती हूँ। तो चौथा जो सदस्य है वो होता है राज्यसभा में विपक्ष का नेता। तो पहला सदस्य लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता, तीसरा राज्यसभा का उपसभापति, चौथा राज्यसभा में विपक्ष का नेता। अब पांचवा कौन होगा? तो ध्यान दीजिए, जो पांचवा और आखिरी सदस्य है वो है गृह मंत्रालय का, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री। भारत के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री इसका होता है पांचवा सदस्य। तो इस तरह से जो नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए जिस समिति का गठन होता है उस समिति में इतने कैंडिडेट, इतने सदस्य यहाँ पर होते हैं। आ गया समझ में? तो जो हमारी धारा 4 है, धारा 4 के जो पहले पॉइंट में बताया गया है कि समिति गठित की जाएगी, समिति में कौन कौन होगा। जो धारा 4 का जो दूसरा पॉइंट है इसमें बताया गया है कि मान लेते हैं यदि समिति में कोई भी सदस्य रिक्त है, हम मान लेते हैं कि अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है अभी समिति में, है ना, तो इस स्थिति में यहाँ के अध्यक्ष, कहाँ के? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। वह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, इसकी अनुपस्थिति से वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बताया गया है धारा 4 के उपखंड 2 में। ये हो जाती है आपकी धारा 4 कंप्लीट। अब आते हैं धारा 5 में। धारा 5 कहती है अध्यक्ष व सदस्यों का त्यागपत्र व हटाया जाना, है ना। मतलब कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे उन्हें वो अपना त्याग पत्र कैसे देंगे या किसे देंगे और उन्हें हटाया कैसे जाएगा। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है कि अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जाना है तो उसे कैसे हटाया जाएगा ये बताया गया है धारा 6 में, धारा 5 में, ठीक है। तो देखिए, पहली चीज, अगर कोई मानवाधिकार आयोग का कोई भी अध्यक्ष या फिर सदस्य यदि स्वयं से त्याग पत्र देना चाहता है, यदि स्वयं अपना पद त्यागना चाहता है तो वो क्या करेगा? वह यह करेगा कि राष्ट्रपति को लिखित सूचना के आधार पर त्याग पत्र सौंपेगा। लिखित होना चाहिए, है ना। तो लिखित सूचना के आधार पर क्या करेगा? त्याग पत्र सौंपेगा। तो ये तो स्थिति हो गई जब वो त्याग पत्र यानी खुद से जब अपनी गद्दी छोड़ रहा हो उस स्थिति में। तो एक क्वेश्चन बनता है कि किसको अपना त्याग पत्र सौंपता है? तो यहाँ पर किसे सौंपेगा? वो राष्ट्रपति को सौंपेगा और साथ ही साथ अपने हस्ताक्षर सहित त्याग पत्र सौंपेगा राष्ट्रपति को। और अगर बात रही कि पद से हटाया कैसे जाएगा तो उस स्थिति की बात कर लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उन्हें केवल साबित कदाचार के आधार पर, अब ये सब क्या होता है, अगर आप पॉलिटी पढ़ो, आपने कभी पॉलिटी पढ़ा हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ना पड़ेगा तभी आपको पता चल पाएगा। तो यहाँ के अध्यक्षों और सदस्यों को केवल साबित कदाचार और साथ ही साथ असमर्थता के आधार पर
केवल साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कौन हटाएगा, तो उन्हें भी हटाने की जो शक्ति दी गई है वो दी गई है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ही अध्यक्षों और सदस्यों को हटा सकेगा, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से अगर राष्ट्रपति को माना गया कि मतलब हटा देंगे, तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो उच्चतम हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में अगर जो चीफ जस्टिस है, जब तक यह ना बता दे पूरी जांच करके, ठीक है, पहले जांच की जाएगी कि क्या वास्तव में यहाँ के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं, क्या कोई ऐसा कार्य उन्होंने किया है, क्या कोई ऐसा केस है जिसमें वो सही साबित नहीं हुए हैं। तो इन सारी चीजों की जांच करके जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो जाकर राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, ठीक है, और क्या करेगा, उन राष्ट्रपति को यह सूचना देगा कि ये जो साबित कदाचार और असमर्थता, वो असमर्थ है इस गद्दी को संभालने में, है ना। तो इस स्थिति में आप उन्हें क्या कर दो, पदच्युत कर दो उनके पद से, है ना। तो इस स्थिति में अब क्या करेगा राष्ट्रपति, उन्हें साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर उनको उनके पद से क्या करेगा, हटा देगा। आगे समझ में, तो इस तरह से उनका त्याग पत्र होता है। और एक स्थिति में और ये तो मैंने बताया था इसके अंतर्गत जो पहला हमारा उपखंड है, दूसरे उपखंड के अंतर्गत एक स्थिति, कई सारी स्थिति और बनती है जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों को हटा दिया जाता है, जैसे कि दिवालियापन अगर दिवालियापन हो, साथ ही साथ अगर अपने पद में है वह अध्यक्ष या फिर सदस्य अपने पद में है और पद में रहते हुए कोई कार्य करने लगते हैं जिनमें उन्हें लाभ होता है, ठीक है, तो सवेतन अगर कोई कार्य करने लगते हैं वो पद में रहते हुए, ये चीज निषेध होती है ना। पद में रहते हुए आप कोई ऐसा लाभकारी कार्य नहीं कर सकते। आपको पद में रहते हुए अपने पद की गरिमा का सम्मान करना, अपने पद का ध्यान देना होगा, उसकी गरिमा का ध्यान देना होगा, ठीक है। तो यदि पद में रहते हुए कोई लाभ का कार्य करता है तो उस स्थिति में अध्यक्षों एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। अगर वो मानसिक या फिर शारीरिक विकलांग है, शैथिल्य है, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं चला पाते, मानसिक व शारीरिक शैथिल्य है, ठीक है, तो इस स्थिति में भी उन्हें हटा दिया जाएगा। हालांकि हटाया इतना जल्दी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि आपने देखा था कि अध्यक्ष और सदस्य के रूप में कौन कौन कार्य करता है। और साथ ही साथ किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडित किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक, हाँ देखिए, अगर कोई ऐसा अपराधी कर देता है जिस अपराध के लिए अध्यक्ष या फिर सदस्य ऐसा अपराध कर देता है जिस अपराध के लिए उन्हें कोई कारावास का दंड दे दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है, तो इस स्थिति में अब उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो ये हो गई हमारी धारा 5 जिसमें दिया गया है। धारा 3 कौन सी थी, पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जा रहा था। धारा 4 में हम आए तो उनकी नियुक्ति के लिए जो भी समिति बन रही थी, है ना, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो भी समिति बन रही थी उसे देखा। उसके बाद हम धारा 5 में आए तो धारा 5 में उन्हें हटाया कैसे जाएगा वो हमने देखा। अब हम आते हैं धारा 6 में। तो धारा 6 में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य हैं उनकी दी गई है पदावधि, ठीक है, उनकी दी गई है पदावधि, मतलब उनका समय कितना होगा पद धारण करने का। तो देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीट भी हो चुका है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष का कार्यकाल होगा 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 5 वर्ष 70 वर्ष क्या है, जिन्हें नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। देखिए वैसे तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष, आप 5 वर्ष के लिए गद्दी पर बैठ सकते हो, 5 वर्ष के बाद आप रिटायर माने जाओगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 68 ईयर्स का है, ओके, अगर कोई व्यक्ति 68 वर्ष का है ना, अब ये क्या है प्रावधान कि 5 वर्ष उसे क्या करना है, गद्दी संभालना है। लेकिन 68 और 4 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, 70 वर्ष का हो जाएगा। 4 साल बाद ही वो 70 वर्ष का हो जाएगा, लेकिन अभी भी इसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। तो इस स्थिति में उसे हटा दिया जाता है, ठीक है, इस स्थिति में उसे हटा दिया जाता है।
आ गया समझ में? तो मतलब 70 वर्ष अगर वो हो गया है, चाहे उसका कार्यकाल पूरा हो और चाहे उसका कार्यकाल पूरा ना हो, उस व्यक्ति को उसके पद से, व्यक्ति मतलब अध्यक्ष को उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो मैक्सिमम एज है 70 वर्ष और अगर कार्यकाल की बात की जाए तो वो है 5 वर्ष। इसी तरह से सदस्यों में भी होता है। अगर पूछा जाए कि सदस्यों की पदावधि क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की, तो उसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष। सेम प्रोसीजर इनके लिए भी लागू होती है। अगला है हमारा धारा 7। सॉरी, यहाँ पे 2 वर्ष है ना, मैंने 4 बता दिया, सो सॉरी। अब आती है धारा 7। धारा 7 क्या कहती है? कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या फिर सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, है ना। कतिपय परिस्थिति मतलब कुछ परिस्थितियों में जो सदस्य होता है वो अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर कार्यकाल के दौरान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की मृत्यु हो जाए, है ना, कार्यकाल के दौरान ही हो जाए, तो उस वक्त तो अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा। तो अब जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक मानवाधिकार आयोग के सदस्य को ही वहां का अध्यक्ष मतलब घोषित नहीं किया जाएगा, केवल वो अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है ना। और ये कब तक कर सकता है? जब तक कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। तो धारा 7 में ये बताया गया है। धारा 8 में चलते हैं। धारा 8 में है सदस्यों की सेवा शर्तें। सेवा शर्तें, सेवा शर्तों का मतलब ये है कि जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को जो भी सेवा शर्तें, नियम, कानून, वेतन जो भी इनके लिए बनाए गए हैं उनमें बाद में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, है ना। इसी मतलब सेवा शर्तों का मतलब यहाँ पर यही है कि जो भी पहले से बनाए गए हैं, जो भी विहित है इस अधिनियम के अंतर्गत या फिर आयोग के जो भी नियम है उसके अंतर्गत, उसके अलावा कोई भी बाद में परिवर्तन इसमें नहीं किया जाएगा। यही है सेवा शर्तों के अंतर्गत। उसके बाद आता है धारा 9। धारा 9 कहती है रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाही का अविधिमान्य ना होना। रिक्तियों से कार्यवाहियों का अविधिमान्य ना होना। सुन लीजिए, बाकी मेरी राइटिंग तो इतनी अच्छी आ रही है कि आप बहुत खटाखट पढ़ पाओगे, सो सॉरी, केवल मजाक था। तो रिक्तियों से कार्यवाहियों का अविधिमान्य ना होना का मतलब क्या है? देखिए, अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में हमने देखे हैं कितने सदस्य थे, 4 और प्लस 5 टोटल सदस्य थे। 5 सदस्यों में से यदि कोई एक सदस्य रिक्त हो जाता है तो क्या उस स्थिति में जो कानून होंगे, जो नियम बनाए जाएंगे, क्या वो अविधिमान्य माने जाएंगे? क्या वो गैर कानूनी माने जाएंगे? तो जी नहीं। जितने भी अध्यक्ष और जो भी अध्यक्ष और जितने भी सदस्य हैं मानवाधिकार आयोग में, यदि उनमें से कोई एक रिक्त रहता है तो आयोग के द्वारा जो भी कार्यवाही है उसे अविधिमान्य नहीं मानी जाएगी। ठीक है, यही बताया गया है। उसके बाद बात करेंगे हम धारा 10 की। यहाँ पे हम देखते हैं धारा 10। ठीक है, तो धारा 10 में प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। प्रक्रिया का आयोग द्वारा, लिख लीजिए, प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। ठीक है, मैं बोल रही हूं तो आप नोट कर लेना। प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना, इसका मतलब ये है कि जो मानवाधिकार आयोग है उसका अधिवेशन ऐसे स्थान पर होगा और ऐसे समय पर होगा जो जिसे अध्यक्ष ठीक समझे, है ना। अध्यक्ष के अनुसार ही वहां जो आयोग का जो भी बैठक होगी, जो भी अधिवेशन होगा, वो अध्यक्ष के ही अनुसार होगा, किस समय लेना है, किस स्थान पर लेना है ना। तो यही चीजें बताई गई है इस धारा में। चलिए, तो ये हो गया। अब हम 11 देख लेते हैं। धारा 11 में क्या बताया गया है? धारा 11 में है आयोग के अधिकारी। धारा 11 में है आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी। आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी। ठीक है,
तो आयोग में कौन अधिकारी होगा, मतलब अधिकारी के रूप में कौन कौन कार्य करेगा, कर्मचारी कौन कौन होंगे, तो ये सारी चीजें बताई गई है धारा 11 में। तो सुन लीजिए, धारा 11 के अंतर्गत बताया गया है कि भारत सरकार आयोग को सबसे पहले भारत सरकार के सचिव के स्तर का एक अधिकारी नियुक्त करेगा। तो भारत सरकार के अंतर्गत जो सचिव होता है, सचिव के ही स्तर का एक व्यक्ति या एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो कि इस आयोग का महासचिव होगा। ठीक है, महासचिव एक बार हो भी चुका है। ठीक है, उसके बाद ऐसे अधिकारी के अधीन जो पुलिस महानिदेशक स्तर के नीचे का ना हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण अधिकारी तथा ऐसे अन्य अधिकारी को जो आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो ऐसे